आज के इस अति महत्वपूर्ण अकादमिक कार्यक्रम में मैं आप सभी का इस विश्वविद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी की गरिमामय उपस्थिति और उनका चिंतन मनन और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि वर्तमान संदर्भ में भारत की विदेश नीति है, इस विषय पर इस राष्ट्रीय सेमिनार में आपका उद्बोधन पाकर हम सब अनुग्रहित रहेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर डी.के. शर्मा जी से अनुमति चाहूंगा कि हम इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आज प्रारंभ करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तथागत भगवान बुद्ध को पुष्पांजलि अर्पित करते और मोमबत्ती प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का हम उद्घाटन करें, जिसके लिए मैं सादर अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से, हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अनूप कुमार जग्गी जी से और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों से कि वे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर डी.के. शर्मा जी के साथ में, हमारे मुख्य अतिथि के साथ में आप सभी से करतल ध्वनि स्वागत करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में अपने अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पूर्ण गरिमामय तरीके से हम आयोजित कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं और ये उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण व्याख्यान जो राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन के साथ हम यहाँ कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रतिभागीगण जितने हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करते हुए आज का जो हमारा उद्घाटन हो रहा है इस राष्ट्रीय सेमिनार के लिए, उसमें जो YouTube, Facebook, गूगल मीट से भी लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्रतिभागी, उन सभी गणमान्य नागरिकों को भी हार्दिक स्वागत करता हूं आज के। सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, हमारे सम्मानित संकाय, प्रेस और मीडिया से पधारे यहाँ पर हमारे प्रतिनिधिगण, हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, शोधार्थियों, ये हमारे लिए बहुत ही अकादमिक रूप से न केवल गौरव का बल्कि हमारे शोध कार्य को दिशा देने का भी अवसर है, जब हमें अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के विचारक मूर्धन्य समाज वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनके स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं हमारे माननीय कुलपति महोदय से कि वे पुष्पगुच्छ से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। शाल श्रीफल देते हुए वे स्वागत कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का।
आज के हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अनूप कुमार जग्गी जी, जो कि एचओडी हैं राजनीति विज्ञान, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर से, मैं आपके स्वागत के लिए डॉक्टर पीसी बंसल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आके हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें। प्रोफेसर अनूप कुमार जग्गी जी का स्वागत। हमारे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कारभारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आकर हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर स्नेहलता व्यास मैडम, जो कि प्राध्यापक विभाग अध्यक्ष हैं राजनीति विज्ञान विभाग, बेरोलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महू से, आप उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विभाग अध्यक्ष शास्त्र और समाज कार्य के श्री प्रदीप कुमार जी को कि वे आके हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर चंद्रकांता भट्ट मैडम का स्वागत करें। आप सभी को बताते बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय में भारत सरकार की 2 पीठ भी स्थापित है। मैं प्रोफेसर शिलिमणि त्रिपाठी और प्रोफेसर देवनाथ जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे। हम सब की ओर से, हमारे इस राष्ट्रीय सेमिनार की ओर से हम आपके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं हमारी जो इस कार्यक्रम की समन्वयक हैं, संयोजक है, डॉक्टर मोनिका यादव को भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी स्वागत के लिए यहाँ पर आए। हमारे अध्यक्ष महोदय का हम स्वागत कर रहे हैं। हमारे संकाय सदस्यों की ओर से मैं डॉक्टर कौशलेंद्र और डॉक्टर अरुण कुमार को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए और हमारे मुख्य अतिथि और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं मैं हमारी संकाय आदरणीय नमिता टोप्पो जी को कि वो भी आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जैसा कि निर्देशित है कि समय की बहुत कमी है और सर को बहुत जगह पर जाना भी है। निश्चित रूप से वे जब भी इस अंचल में आते हैं और विशेष रूप से जब इंदौर आते हैं, क्योंकि वो इंदौर के ही हैं, तो सभी की आत्मीयता रहती है कि उनसे साथ संपर्क करें, उनके साथ वो ज्यादा समय दें। आपने इस विश्वविद्यालय में पहली बार आके आके हमें न केवल गौरवान्वित किया है, बल्कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने उद्बोधन के लिए आपने सहमति दी है और आज आपकी गौरवमय गरिमामय उपस्थिति हम सबके बीच है। मैं पूरे परिवार की ओर से, हमारे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस समय को बचाते हुए मैं
सर्वप्रथम अब निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय से कि वे आके स्वागत उद्बोधन यहाँ पर हमें दें और उनका स्वागत करें। परम सम्माननीय मेरे अग्रज आदरणीय वैदिक जी, सम्माननीय मंच, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, कार्यालय के सभी कर्मचारी और प्रिय विद्यार्थियों, मुझे याद है तकरीबन 4 दशक से पहले जब मैं छात्र था स्कूल में, भाई साहब ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन शुरू किया था। शायद 71 की बात या 72 की बात होगी। पूरे देश में मूवमेंट थी कि अंग्रेजी किसी भी तरह से हटाई जाए और हिंदी को स्थापित किया जाए। तो हम नौजवानों की टोली जगह जगह अंग्रेजी में जितने बोर्ड शहर में लिखे होते थे वो बोलते हुए घूमते थे और उसमें गिरफ्तारी भी पहले मेरी वही हुई थी। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे अग्रज कैलाश सत्यार्थी जी, उन्हीं की अगुवाई में हम लोग विदिशा में ये आंदोलन चलाया करते थे। उसके बाद हम लोग इंदौर आके भाई साहब से मिले जो कि आर्य समाज से जुड़े हुए थे बचपन से ही, और भाई साहब के पिताजी पूजनीय जगदीश प्रसाद जी वैदिक आर्य समाज के बहुत प्रखंड विद्वान थे, पूरे देश में उनका नाम था। तो उनके दर्शन करने हम लोग आया करते थे। तब भाई साहब से प्रत्यक्ष मिलना हुआ, तब से लगातार उनके संपर्क में है। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मेरे पूरे परिवार को हमेशा मिलता रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे पहले कार्यक्रम में मैं उन्हें आमंत्रित कर सका। वो इंदौर में थे, मैंने आग्रह किया कि कुछ समय मेरे विश्वविद्यालय के लिए दें और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। मैं अत्यंत आभारी उनका हृदय से कि मेरी छोटी सी प्रार्थना पर यहाँ चले आए। बहुत व्यस्त समय था, टाइम एडजस्ट होता रहा, कभी 3 बजे का, कभी 4 बजे का, फिर 12 बजे का तय हुआ। मैं 2 दिन से चित्रकूट में था, अभी 10 बजे लौटा हूँ मैं मऊ। तो इतने कम समय में विश्वविद्यालय जो तैयारी आपके सामने कर सका। माननीय वैदिक जी के विषय में मैं क्या बताऊं, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया उन्हें जानती है। वो वैश्विक विदेश नीति के पुरोधा हैं। मैं समझता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने व्याख्यान शायद मैं समझता हूं कोई देश नहीं बचा हुआ जहां वैदिक जी को बहुत सम्मान के साथ बुला के नहीं सुना गया। हिंदुस्तान की विदेश नीति की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के विदेश नीति का तो वो भीष्म पितामह है ही। जितने भी विदेश मंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए, सबके साथ उनका, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से रहे हों, उन सबके साथ भाई साहब की कई विदेश यात्राएं हुई हैं। उनके संस्मरण हम लोग पढ़ा करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में, जनसत्ता में, नवभारत टाइम्स में लगातार वो लिखते रहते हैं। वो सब उनके लेख जो हैं विदेश नीति पे, वो सब संगणीय लेख हैं। कई पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र विषय का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके लेखनी का मैं कायल रहा, उनके ज्ञान का मैं कायल रहा। चाहे समाज में उन्होंने लिखा हो, चाहे विदेश नीति पे लिखा हो, वो सब आने वाली पीढ़ी के लिए संग्रहणीय है। मैं बिल्कुल भी वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि उन्हें हमें सुनना है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत कृतज्ञता भरा उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये बहुत छोटा सा विश्वविद्यालय है, देश का एकमात्र सामाजिक विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय जब भी उन्हें चाहे वो हमें आशीर्वाद देने पधारे। ऐसे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरा हक बनता है उन पे। मेरे अग्रज हैं, उनका सदैव मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहा। उन पे भी मैं बात करता रहता हूँ। मैं कुलपति बना तो आशीर्वाद उनका लिया मैंने, उसके पहले भी मेरी बातचीत होती रही थी। अभी हम लोग विवाह समारोह में उनके शामिल था मैं पिछले महीने, तब भी आशीर्वाद मिला। तो मेरे पूरे विश्वविद्यालय के लिए उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ऐसे विद्वान बहुत कम होते हैं, भारत में गिने चुने लोग ही बचे हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब बताइए हूँ और बराबर पूरी दुनिया में अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहें। उनके यशस्वी जीवन की विश्वविद्यालय परिवार कामना करता है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद पूरे देश को सदैव मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय ज्यादा नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
निश्चित रूप से डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का परिचय हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे युवा हैं, साथी जो हैं, हमारे छात्र छात्राएं शोधार्थी हैं, उनके लिए मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके बारे में बताना इसलिए चाहूंगा क्योंकि आप में से बहुत हमारे जो अंडर ग्रेजुएशन जो स्नातक का पाठ्यक्रम है उसमें 99% छात्रों ने राजनीति विज्ञान लिया है। तो आगे चलकर ये शोध करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके जो अकादमिक योगदान है उसको निश्चित रूप से वो जान पाए। तो डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की गणना उन राष्ट्रीय अग्रदूतों में होती है जिन्होंने हिंदी को मौलिक चिंतन की भाषा बनाया और भारतीय भाषाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए सतत संघर्ष किया। आपका पत्रकारिता, राजनीतिक चिंतन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हिंदी के लिए अपूर्व संघर्ष, विश्वव्यापी प्रभावशाली व्यक्तित्व, संगठन कौशल आदि क्षेत्रों में आप अद्वितीय व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से हम सब इसलिए आत्मीयता से भी जुड़े हैं कि आप इंदौर के ही हैं। आपका जन्म इंदौर में 30 सितंबर 1944 को पूर्णिमा पौष की थी उस समय हुआ और वे रूसी, फारसी, जर्मन और संस्कृत के जानकार हैं। आपने पीएचडी के शोध कार्य के दौरान न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मॉस्को, लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज और अफगानिस्तान के काबुल विश्वविद्यालय में अध्ययन और शोध कार्य किया है। आदरणीय वैदिक जी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और वे पहले ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपना अंतरराष्ट्रीय राजनीति का शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा है। सब लोग ताली बजा के इस बात के लिए स्वागत करेंगे। और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा भी बना जिसपे संसद में भी बहुत बहस हुई 1965-67 के दौरान। उन्होंने निष्कासन भी इसके लिए झेला। वे मैं को यहाँ पर बताते हुए बड़ी प्रसन्नता भी है आपको कि उनका जो अकादमिक योगदान है वो समकक्ष जितने हमारे समाज वैज्ञानिक है उनसे इस दौर में भी तुलनात्मक रूप से हम बोल सकते हैं कि उनकी पहली जेल यात्रा उन्होंने केवल 13 वर्ष में ही कर ली थी हिंदी की सत्याग्रह के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपने बचपन काल से ही वो हिंदी के लिए सत्याग्रही रहे और 1957 में पटियाला की जेल में भी रहे और बाद में छात्र नेता और भाषीय आंदोलनकारी के तौर पर उन्होंने जेल यात्राएं की। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जैसे हमारे माननीय कुलपति बता रहे हैं उन्होंने हर एक देश की यात्रा तो की है। 1999 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है और साथ ही वहां पर विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित दक्षिण एशियाई विश्व सम्मेलन का उद्घाटन आपने किया था। तो पिछले 6 दशकों में आपके हजारों लेख और भाषण हैं और हम लगभग हर एक अखबार में, मैगजीन में आपके लेखों को हम पढ़ते हैं। आप 10 वर्षों तक पीटीआई भाषा हिंदी समाचार समिति के संस्थापक संपादक रहे हैं और उसके पहले नवभारत टाइम्स के भी आप संपादक रहे हैं। आप राष्ट्रीय समाचार पत्रों, प्रदेशों विदेशों के लगभग 200 समाचार पत्रों में भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान भारत, अफगानिस्तान, कल और आज और कल, महाशक्ति भारत, भाजपा, हिंदुत्व, मुसलमान, कुछ मित्र कुछ महापुरुष, मेरे सपनों का हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी कैसे बने, विश्व भाषा, स्वभाषा लाओ, अंग्रेजी हटाओ, ऐसे अनेक उनके जो कार्य हैं जिससे आज हमें प्रेरणा मिलती है। और मैं आप सभी को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता भी होती है कि जब हमारे माननीय कुलपति महोदय ने पदभार ग्रहण किया उन्होंने पहला आदेश ही निकाला था कि इस विश्वविद्यालय में हर काम अब हिंदी में होगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बड़े प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको अनेक सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं जिसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। समय की कमी है, मैं इसलिए अधिक समय न लेते हुए जो आज का हमारा विषय है वर्तमान संदर्भ में भारत की विदेश नीति, और ये इसलिए भी कि जब पूरा विश्व एक संकट के दौर से गुजर रहा है, जब एक तृतीय विश्व युद्ध की आहट भी है और हमारा भारत, हमारा राष्ट्र किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाते हुए इन विदेश नीति को लागू कर रहा है उसके ऊपर विचार मंथन कर रहा है। निश्चय ही आपका मंथन, आपका विचारोद्बोधन हम सब के लिए प्रेरणादायी रहेगा। मैं अधिक समय लेते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया आके हमें उद्बोधित करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्व है कि हमारी भारत की विदेश नीति वर्तमान संदर्भ में क्या है, कैसी है और इसे किस ओर जाना चाहिए। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ।
ये रिकॉर्डिंग मंच पर विराजमान कुलपति महोदय भाई शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य विद्वद्गण, आप सबको मेरा प्रणाम। उपस्थित शिक्षक बंधुओं, प्रोफेसर, छात्र एवं छात्राओं, आज सचमुच इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे बहुत आनंद हुआ। जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था तब से इस पर मेरी नजर रही है और मुझे लगता रहा कि आम्बेडकर जी महू में ही रहते थे, महू में ही जन्म हुआ उनका, तो ये विश्वविद्यालय ऐसा होना चाहिए कि इसका सारे देश में झंडा फहरा है। और अब मैं समझता हूँ कि दिनेश जी इसके कुलपति बने हैं, वो कुलपति बोलते हैं, कुलपति बोलते हैं। तो ऐसा काम आप सब शिक्षक और छात्र छात्राएं करेंगे कि सारी दुनिया में इसका डंका बजने लगे। वो कैसे होगा कि आप पढ़ने पढ़ाने का कार्य तो यहाँ करें, अनुसंधान करें, मौलिक अनुसंधान करें, राजनीति पर करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर करें, और भी जो समाज विज्ञान के विषय हैं उन सब पर करें, और ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें ये विश्वविद्यालय कि भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का गृह मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे सलाह लेने के लिए विवश होता है कि भाई ये इंदौर के अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पढ़े हुए छात्र हैं, विद्वान हैं, इनसे हमको सलाह करनी चाहिए ताकि हमारी राजनीति और विदेश नीति हम बहुत अच्छी चला सकें। ऐसा बने ये विश्वविद्यालय, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं बहुत आभारी हूँ दिनेश शर्मा जी का, प्रोफेसर साहब का, कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और ये तो और भी अच्छा है कि उनके कुलपति बनने के बाद ये शायद पहला समारोह है, अद्भुत, बहुत मैं आनंदित हूँ। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि यहाँ जो लेडी प्रोफेसर हैं ये भी ऐसी हैं कि जो मुझे पढ़ाते थे इंदौर में 65 साल पहले, उनकी छात्रा रही। मेरे लिए ये और आनंद का विषय है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं इंदौर में पढ़ा हूँ, हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। इंदौर में रहते हुए मैंने जर्मन सीखी। यहाँ संस्कृत तो हम बचपन से पढ़ते ही थे। यहाँ एक वकील साहब थे, वो मुझे जर्मन सिखाते थे। फिर जब मैं दिल्ली गया अनुसंधान करने तो मुझे रूसी सीखना पड़ा, क्योंकि मेरा विषय था अफगानिस्तान में रूस और अमेरिकी प्रतिस्पर्धा। तो रूसी भाषा सीखना पड़ी, अंग्रेजी तो अनिवार्य थी, तो सीखते ही थे। फिर क्योंकि अफगानिस्तान की राजनीति पे काम करना था, अफगानिस्तान में रिसर्च के जितने भी सोर्सेस थे वो सब फारसी में होते थे। उन देशों में अंग्रेजी का कोई रुतबा चलता नहीं। वहाँ की अदालतें भी, सरकार भी, बादशाह जाहिर शाह, उनकी बेटी मेरे साथ पढ़ती थी बढ़िया, तो हम उसको पॉन्तून बोलते हैं, तो अपन लोग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बोलते हैं। पॉन्तून में वो सारे लोग फारसी में बात करते थे, फारसी में पढ़ाई चलती थी, तो मुझे फारसी भी सीखना पड़ी। फिर मॉस्को में जाके अनुसंधान करना पड़ा, तो रूसी उसके पहले यहाँ से सीखे। तो मुझे बहुत आनंद हुआ, इतनी सारी भाषाओं का इस्तेमाल करके अनुसंधान किया। और वो हिंदी का पहला पीएचडी थीसिस इंडियन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में शुरू हुआ, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो बनी उसमें मुझे सबसे पहले जो 5-6 लोगों को पीएचडी मिली, सबसे पहली मेरी पीएचडी। और हिंदी के लिए ये एक ऐतिहासिक मामला था। आप देखें कि आज कितना अद्भुत संयोग है कि हिंदी के लिए मैंने जब जब आंदोलन चलाए हैं तो देश के कई लोग जो अब अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विश्वविख्यात लोग हुए हैं, वो भी जब नौजवान थे तो वो साथ में मेरे गिरफ्तार हुए। जैसे कि भाई दिनेश, इनके बड़े भाई कैलाश,
कैलाश जी तो हमारे साथ फिर भी दिल्ली आने के बाद लगातार वर्षों काम करते हैं। समाज सेवा का अद्भुत काम उन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि अपने देश में जो सरकारें आती रही, अच्छे काम भी किए सरकारों ने, मैं कोई उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने भाषा के महत्व को कभी समझा नहीं। भाषा इतना बड़ा यंत्र है हमारे पास, महाशक्ति बनने का यंत्र। दुनिया में जितनी महाशक्तियां, 5 तो है ही हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उनके अलावा आप जर्मनी को भी जोड़ लीजिए, जापान को भी जोड़ लीजिए, अगर लातीनी अमेरिका का नाम ले तो ब्राजील को भी जोड़ लीजिए। ये सारे राष्ट्र इतने ताकतवर और इतने मालदार कैसे बने? इस पर हम विचार करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका 100% काम स्वभाषा में होता है। दुनिया की सारी भाषाओं के विशेषज्ञ उनके पास हैं, लेकिन अपनी अदालत का काम, अपनी सरकार का काम, अपने व्यापार का काम, अपने घर में बोलचाल की भाषा उनकी अपनी भाषा। मैं इन सब देशों में रहा हूं। दुनिया के लगभग 80-90 देशों में मुझे पिछले 50-55 साल में जाने का अवसर मिला। एक भी देश मैंने ऐसा नहीं देखा कि जहां विदेशी भाषा का ऐसा वर्चस्व हो जैसा पूर्व गुलाम देशों में रहा। इतनी लज्जा की बात है कि भारत 150-200 साल तक गुलामी करता रहा, और वो गुलामी आज भी थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, जरूर हुआ है। सरकारों ने, हमारे नेताओं ने अच्छा काम भी किया, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। अभी भी हम सांस्कृतिक गुलामी में जी रहे हैं। देश को सांस्कृतिक दृष्टि से आजाद करने का काम जितने जोरों से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका असर हमारी विदेश नीति पर। विदेश नीति पे क्या असर है कि दुनिया के सारे देश अपनी भाषा में काम करते हैं। उनकी संसद में जो बहस होती है, अभी दूमा में, रूसी भाषा में संसद को दूमा बोलते, उस दूमा में यूक्रेन को लेकर जो बहस हो रही है वो क्या अंग्रेजी में हो रही है? या यूक्रेन के मंत्री अभी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनके विदेश मंत्री जो आपस में बात कर रहे हैं और जो वहां प्रकट हो रही है वो क्या? जो जापान के, जो जर्मनी के शुद्ध मिलने गए थे वो क्या अंग्रेजी में बात कर रहे थे? ज़ेलेंस्की नहीं, फ्रांस के मैक्रोन बीच बचाव की कोशिश कर रहे थे, क्या अंग्रेजी में बात कर रहे? नहीं, वो अपनी भाषा में बात कर रहे। हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारी विदेश नीति की कमी क्या है कि हमारे जितने भी राजदूत हम विदेशों में भेजते हैं, जिस देश में भेजते हैं, उनमें से मुश्किल से 100 राजदूतों में 2-4 ही ऐसे होते हैं जो वहां की स्थानीय भाषा जानते हैं। वो अनुवादकों पर, तर्जुमान पर, ट्रांसलेटर्स पर निर्भर होते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? जैसे रात को एक घटना हुई, अब वो जो अनुवादक है जो हमारे दूतावास में काम करता है वो तो घर में सो रहा है। राजदूत को तो उसी वक्त मालूम पड़ना चाहिए कि अभी क्या घटना हुई, तुरंत भारत सरकार को यहाँ खबर करे और यहाँ से कार्रवाई हो। लेकिन होता क्या है, दूसरे दिन दफ्तर जब खुलता है 10 बजे तो वो अनुवादक आता है। अनुवादक ने ठीक से ध्यान दिया है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, वो अपने राजदूत को बात बताता है और पूरी बात भी बताता है कि नहीं बताता, ये भी नहीं। अब वो राजदूत भारतीय विदेश मंत्रालय को कैसे खबर करेगा? जल्दी खबर करनी चाहिए, देर से खबर करेगा। तो ये जरूरी होना चाहिए कि जिस जिस देश में हमारे राजदूत नियुक्त हों उस देश की भाषाएं सीखें। लेकिन ये भी सवाल है कि 30-35 साल की नौकरी में 8-10 देशों में नियुक्तियां होती हैं, किस किस की भाषाएं सीखेगा? तो कम से कम 3-4 भाषाएं हर कूटनीतिज्ञ को हमारे आनी चाहिए। महाशक्तियों की भाषाएं तो आनी चाहिए। तो मैं किसी विदेशी भाषा के पढ़ने पढ़ाने का, उसका विशेषज्ञ होने का विरोध बिल्कुल नहीं करता। अगर मैं करता होता या अंग्रेजी का विरोध करता होता तो फिर मैं अंग्रेजी में रिसर्च पेपर कैसे लिखता, इतने देशों में भाषण जाके कैसे देता?
जो हमारे पुराने गुलाम देश में 50 से ज्यादा हैं, इनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है, उनमें भी जाता हूँ। तो वहाँ जो भद्र लोग थे, एलिट है, विश्वविद्यालय है, वो सब अंग्रेजी में काम करते हैं जैसे भारत में होता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि अंग्रेजी अस्पृश्य भाषा है, अछूत है, तो वहां मैं कैसे बोलूँ? मेरे बहुत से रिसर्च पेपर्स भी शुरू में जब मैं गया था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, तो अंग्रेजी में लिखा, किताबें मेरी अंग्रेजी में है। तो मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं, महात्मा गांधी भी किसी भाषा के विरोधी नहीं, अपनी पत्रिकाएं वो अंग्रेजी में निकाली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया, वो भी जन पत्रिका हिंदी में निकालते थे और मैनकाइंड पत्रिका अंग्रेजी में निकालती। तो हम लोग कोई अंग्रेजी भाषा के किसी विदेशी भाषा के विरोधी नहीं, बल्कि उल्टा है कि एक ही विदेशी भाषा क्यों पढ़े, कई विदेशी भाषाएं पढ़े, तो हमारे जो कूटनीतिज्ञ जाएंगे विदेशों में वो जबरदस्त काम करेंगे। इंदिरा जी एक बार गई लातिन अमेरिका, एक देश में ठहरी, दूसरे देश में सुबह जाने वाली, रात को वहां पर तख्ता पलट हो गया, कू हो गया, क्या करे भाई? वो तो अनुवादक ने बता दिया लातिनी अमेरिका के बाद कि मैडम आप जाइए मत, वहां तो हवाई अड्डे पर भी आग जल रही है, लपटें उठ रही है, लैटिन अमेरिका। तो रक्षा हो गई। अगर वो नहीं बताता तो अपने दूतावास के जो राजदूत और दूसरे लोग थे उनको पता ही नहीं चलता और वो चली जाती चीजें। तो हमारे प्रधानमंत्री की जान आफत में आ जाए दूसरों के चलते, कितनी बात। अगर हमारे लोग अपनी भाषाओं को महत्व दें और उसके साथ सिर्फ एक भाषा पे, विदेशी भाषा पे निर्भर न रहे, जहां जहां जाए वैसी वैसी भाषाएं सीखें, तो विदेश नीति अद्भुत बन सकती। और विदेश नीति नहीं, विदेश व्यापार। आप देखिए, मैं चीन कई बार गया, चीन में हमारे साथ जो हमारे व्यापारी लोग, इंदौर के भी एक दो व्यापारी मुझे मिल गए जहाज में, उन बेचारों की बड़ी दिक्कत। एक कोई जैन परिवार का लड़का था, उसने कहा खाना दो, वो जो चीनी एयर होस्टेस थी वो समझी नहीं, उसने खाना परोस दिया। उसने खाया तो उसको लगा कि अरे ये तो गोश्त का टुकड़ा मेरे मुंह में चला। वो तो इतना चिल्लाया जोर से, यार मैं तो मर गया, मैंने तो जिंदगी में कभी खाया, और हंगामा मच गया जहाज में। फिर मैं गया, मेरे साथ अनुवादक था, एक चीनी भाषा जानने वाला, उसको मैंने कहा, भाई समझाओ, इसी तरह से मामला हल। हमारे व्यापारी जो चीन जाते हैं उनको जितना वहां खाने पीने और रहने में खर्च देना पड़ता है रोज, उससे ज्यादा खर्च चीनी और अंग्रेजी के अनुवादक पे देना पड़ता है। $100 रोज देना पड़ता है। $50 में रहना हो, खाना हो जाता है, लेकिन उसको $100 ट्रांसलेट करने, और ये नहीं पता कि वो जो ट्रांसलेशन कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं। रद्दी माल को भी घटिया बता देगा, कम पैसे वाले माल को भी ज्यादा बता देगा, हमारा आदमी ठगा जाएगा। अगर हमारे यहाँ 500 लड़के चीनी भाषा जानते हो, तो आज जो हमारा $100 बिलियन का व्यापार है वो कम से कम $400 बिलियन का हो। जापान जैसा छोटा सा देश, उससे चीन का इतना व्यापार, तो भारत इतना बड़ा देश है, इतना कम व्यापार। अभी देखिए झगड़ा चल रहा है गलवान घाटी पे, विवाद चल रहा है, लेकिन इस बार $130 बिलियन का होगा, 2 साल में $30 बिलियन और बढ़ गया। तो व्यापार अपने ढंग से चलता है। अगर उसको भी बढ़ाना है तो हमें उन देशों की भाषाएं सीखना, अंग्रेजी भी सीखें। जिन जिन देशों में अंग्रेजी चलती है, पुराने गुलाम देशों में सब दूर अंग्रेजी चलती है, सीखें, काम करें उसके जरिए। डिप्लोमेसी भी चला है और बिजनेस भी चला है, लेकिन जिन देशों में नहीं चलती है वहां तो उनकी भाषाएं सीखना। तो पहली बात विदेश नीति के बारे में बुनियादी मुझे ये कहना है, मुझे बहुत खुशी है कि अभी जो 4-5 दिन पहले मातृभाषा दिवस हुआ, पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने उसके बारे में कुछ सोचा। आज के अखबारों में सुबह मैंने पढ़ा कि नरेंद्र भाई ने मातृभाषा के प्रयोग पर जोर दिया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस पर बोला नहीं। नरसिंह राव जी पंडित थे, विद्वान थे, मेरे परम मित्र थे, और अटल जी तो बड़े भाई की तरह थे, इंदौर आते थे तो बराबर घर पे उनका भोजन होता था।
और प्रधानमंत्री बन गए तब भी वो पिताजी को फोन करते थे मेरे कि भाई भोजन मेरे तो आपके ही से आएगा। तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री की कोशिश से सब काम पूरा होता नहीं। वो जो काम असली करते हैं ना, वो कौन करता है? नौकरशाह। नौकरशाहों का दिमाग अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है, उसको पलटी खिलाना आपका काम है। विद्वान लोग अगर सर्वभाषा प्रेमी हो जाए, सारी विदेशी भाषाओं की उपयोगिता को जाने और उसका इस्तेमाल करें, ये छात्र लोग चमत्कार कर देंगे। इन्हीं में से कई बच्चे राजदूत बनेंगे हमारे, उन देशों में जाएंगे, उनसे घनिष्ठ संबंध बनाएंगे। इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे निकलेंगे जो व्यापार फैलाएंगे। भारत का व्यापार इतना बढ़ना चाहिए, और हाल क्या है हमारा कि जो हमारे पड़ोसी देश है ना, इनके साथ मुश्किल से 3-4% व्यापार हमारा, जबकि पड़ोसी देशों के साथ हमारा 80% व्यापार होना चाहिए, यानी उनका 80% व्यापार हमारे साथ होना चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? हम पड़ोसी देशों की भाषा ही नहीं जानते। हमारे लोग व्यापारी, हमारे कूटनीतिज्ञ, हमारे राजनीतिक हमारे पड़ोसी देशों की भाषा नहीं जानते, वो अंग्रेजी बघाड़ते रहते हैं। पाकिस्तान में, वहां मैं इतनी बार गया, वहां के राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों से बात होती है, सब मुझसे हिंदी में बात करते हैं, यानी जिसको वो लोग उर्दू बोलते हैं, हम जिसको हिंदी बोलते हैं, बात एक ही। आज तक किसी पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उससे कभी अंग्रेजी में बात नहीं। नेपाल के इतने नेता दर्जनों पिछले 50 साल में मेरे मित्र रहे, कोई मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करता। लेकिन हमारे लोग कभी ये नहीं सोचते कि थोड़ी नेपाली भाषा बोले। तो सबसे पहला तो विदेश नीति में हमारी ये काम होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये सरकार उस पर जोर दे रही है। विदेश मंत्रालय कई भाषाएं सिखा रहा है। इस समय जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उनके पिताजी के सुब्रमण्यम जी और मैं, हम लोग अभिन्न मित्र रहे। सुब्रमण्यम जी डायरेक्टर थे डिफेंस इंस्टीट्यूट में, IDSA में, और मैं वहाँ सीनियर फेलो हुआ करता था 40 साल, तमिल भाषी। लेकिन जयशंकर नौजवान जब थे तो पढ़ते थे मॉडर्न स्कूल, वहाँ अनिवार्य हिंदी थी। उसके एक निदेशक थे, वो भी पक्के हिंदीवादी थे, आर्य समाज। तो सब बच्चों को हिंदी आती। जयशंकर खूब बढ़िया हिंदी बोलते, उनकी माता जी हिंदी बोला करती थी। सुब्रमण्यम जी हिंदी बोलने में दिक्कत, या महू भी आए हैं एक बार साथ मेरे, सुब्रमण्यम एक बार वो ग्वालियर भी आए हैं, हम लोगों के साथ साथ भाषण हुआ करते थे 40 साल। तो अब मुझे लगता है कि शायद हमारा विदेश मंत्रालय अपनी नीति बदलेगा और हमारी कूटनीति को मजबूत बनाएगा। दूसरी बात मुझे अपनी विदेश नीति के बारे में ये कहना है कि भारत इस समय विश्व शक्ति बनने की मुद्रा में है, बन सकता है, लेकिन वो कब बनेगा? जब हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध ऐसे हो जाएंगे जिससे यूरोपियन राष्ट्रों के आपस में, यूरोप में आप देखिए क्या हो रहा है, यूरोपियन संघ बना हुआ है। आप पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं यहाँ, उनको मालूम है कि यूरोप में 28-30 देशों का एक संगठन बना हुआ है, उसको EU बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ। नाटो देशों के भी लगभग दर्जन भर, वार्सा पैक्ट के जितने देश थे, यानी रूस समर्थक, और अड़ोसी पड़ोसी देश, वो सब मिलके लगभग 28-30 देश बन गए, उसमें अमेरिका भी शामिल। वो सब मिलके इतनी शक्तिमंत हो गए, वो आज अमेरिका पे निर्भर नहीं है, अपने व्यापार के लिए, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए खुद पर निर्भर है। और आप अपने आप से पूछिए कि यूरोप इतने पैसे कहाँ से लाए, कहाँ से आए ये पैसे? यूरोप के पास इतना माल मत्ता कहाँ से आया? 200 साल तक हमारा खून पीते रहे। अंग्रेज यहाँ से सारा माल मत्ता लूट के ले जाके डंप करते रहे हैं, ढेर लगाते रहे हैं लंदन में। फ्रांसीसी लोग, जो आग्नेय एशिया है, ये जो आग्नेय एशिया के देश हैं, उनको साउथ ईस्ट एशिया, वहां से, अफ्रीका के देशों से, लातिन अमेरिका के देशों से माल मत्ता ले जाके, कच्चा सामान ले जाके, सोना चांदी लोहा ये सब ले जाके वहां कारखाने बनाते रहे। मैं ये कहता हूँ कि उनसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उनसे शिकायत करने की भी जरूरत नहीं है। जो उन्होंने किया सब अभी किया,
बीते को विसार दें, आगे चले। आगे चलने का क्या तरीका है? मैं भारत के प्रधानमंत्रियों से, विदेश मंत्रियों से, हमारे राजनयिकों से, हमारे विदेश सचिवों से, फॉरेन सेक्रेटरी से हमेशा ये कहता रहा, पिछले 40 साल से बात कह रहा हूँ कि हमारे जो देश है, जिनको महर्षि दयानंद ने कहा कि आर्यावर्त, आर्यावर्त का मतलब यह नहीं कि सबको हिंदू बनाना है, बिल्कुल नहीं। आर्यावर्त का मतलब है वो देश जहाँ आर्य लोग रहते थे। कौन कौन से देश? वो सिर्फ दक्षिण एशिया के 8 देश नहीं, अफगानिस्तान भी 2010 में शामिल हुआ। अफगानिस्तान जन दक्षेश का पीपुल्स, जिसको सार्क बोलते हैं, सार्क कंट्री, साउथ एशियन कंट्री, उसका सदस्य नहीं था। 2008 में मनमोहन सिंह जी वहां गए, मुझे भी साथ ले गए। तब हामिद करज़ई राष्ट्रपति थे। जब मैं काबुल में पढ़ता था तो हामिद करज़ई के पिताजी अहद करज़ई साहब मेरे बड़े दोस्त थे, वो वहां की संसद के उपाध्यक्ष थे। मैंने हामिद भाई को कहा कि भाई हामिद, आप क्यों अफगानिस्तान को हमसे अलग किए, इसको जोड़िए। तो 2010 में वो दक्षेश में, ये दक्षेश नाम भी मैंने दिया, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, ये 1985 में बना था। तो इंदिरा जी को नाम बहुत पसंद आया, कहने लगे कि वाह, हिंदी में कितना सुंदर नाम है, दक्षेश, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो इसमें 8 देश हो गए। अब इसमें मैंने 8 और जोड़ दिए, बर्मा, ईरान, मॉरिशस, मॉरिशस में सब अपने लोग हैं, और जिसको सोवियत सेंट्रल एशिया बोलते थे, मध्य एशिया, उसके 5 गणतंत्र हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिजिस्तान। इन सब देशों में जाने का, इनके नेताओं से संपर्क रखने का पिछले 50 साल में कई बार मुझे मौका मिला। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री वहां हुए, ऐसे ऐसे विदेश मंत्री वहां हुए जो हमारे स्कूलों में पढ़े। उनके पिता जब यहाँ राजदूत थे तो क्या करते थे, वो बच्चे यही पढ़ते थे, हमारे स्कूलों में पढ़ते थे, और वो हिंदी ऐसी बोलते जैसे हम लोग बोलते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ एक बार, हिंदी काशी। हाँ, मैंने कहा ये कहाँ से। मैंने उनको रूसी में कहा, स्विच, रूसी में जो बोलते हैं नमस्ते, तो वो मुझे बोलती है नमस्ते जी। अरे कमाल हो, तो मैंने कहा नमस्ते तो सीख लिया, रट लेने से भी एक आध शब्द रट लिया। फिर वो मुझसे हिंदी में बात करने लगे कि आप कब पधारे, बिश्केक कब आए, किर्गिजिस्तान, वहां की वो विदेश मंत्री। बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने, वो आजकल उनका भाई वहाँ प्रधानमंत्री है बिश्केक। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, कहने लगी मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ी, पिताजी मेरे सामने ही रहते थे वहाँ। तो बच्ची थी तो मुझे स्कूल में भर्ती कराया, तो हिंदी वहाँ अनिवार्य थी, पढ़ना पड़ी बचपन में। मुझे अच्छी लगी भाषा तो और सीख गई, अभी तक याद है। ऐसे ही ताशकंद में हुआ एक बार, ताशकंद में गया, बहुत 50 साल पुरानी बात है। तो एक राजदूत के लड़के थे जो भारत आजाद हुआ तब यहाँ आके रहने लगे, रूसी दूतावास में काम करते थे। उन दिनों ये देश अलग अलग नहीं हुए थे, तो रूसी दूतावास में बाबू थे क्लर्क, तो उसको भी हिंदी आती थी। तो मेरा कहना ये है कि अगर इन सब लोगों का हम इस्तेमाल करें, इन 16 ही राष्ट्रों को जोड़ लें, तो एक तो हमारी भाषाएं, जो यहाँ की सारी भाषाएं हैं, इनका मूल संस्कृत में है, और संस्कृत की 2000 धातुएं हैं, उसकी शब्द संख्या अंग्रेजी के शब्दकोश से कई 100 गुना बढ़ गई है। करोड़ों शब्द बन सकते हैं, एक धातु से हजारों शब्द बन सकते हैं, और 2018 से ज्यादा धातुएं हैं। तो इन सब को जोड़ने का काम हम कर सकते हैं। इन सब देशों में आप देखिए, जिन 16 देशों के मैं नाम ले रहा हूँ, इनमें से 10 देश इस्लामी हैं, यानी वो इस्लाम को मानते हैं। बहुसंख्या वहाँ की इस्लामी नहीं है, इस्लाम को मानते हैं, बहुसंख्या को मानते हैं। 5 सोवियत सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 8, मालदीव 9 और ईरान 10 देश, 16 में से 10। 3 बौद्ध देश हैं, भूटान, बर्मा और श्रीलंका। और अगर और बर्मा म्यांमार आजकल म्यांमार बोलते हैं। और 2 देश ऐसे हैं कि जहाँ हिंदुओं की बहुत संख्या है, भारत और नेपाल। लेकिन इन सब देशों को जोड़ने वाला एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है आर्यावर्त। सारे लोग इन देशों में आप जाके देखिए,
सांस्कृतिक दृष्टि से बिल्कुल एक ही हैं। आज समय कम है, नहीं तो आपको मैं कई चीजें वहां के बारे में बताऊं। मैं जब गया तो मैं दंग रह गया। वहां भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं लगी हैं, बड़ी गांव, दूर दराज के गांव, देख के मैं दंग रह गया, मुझे विश्वास ही नहीं। जैन धर्म की, महावीर स्वामी के कई मंदिर बने हुए हैं। हमारे यहाँ से जो व्यापारी जाते थे दक्षिण भारत से, अजरबैजान में एक पूरा मोहल्ले का नाम तमिल भाषा, और वो तमिल संस्कार है उन लोगों के, वो अजरबैजानी है, हिंदी वगैरह कुछ नहीं जानते, वो भारत के बारे में कभी गए ही नहीं भारत पिछले 200-300 साल से, लेकिन उनमें भारतीयता है। जैसे इंडोनेशिया में बाली द्वीप में आप चले जाइए, वो हमसे ज्यादा भारतीय, हम क्या खाक भारतीय उनके सामने, उनको देख कर थम रहे थे, रामायण के हाँ उनको कंठस्थ सब चीजें हों। लेकिन उन लोगों को जोड़ना सब, उससे भारत की सांस्कृतिक मजबूती बढ़ेगी। एक बात, धर्म से, ये मजहब को मानते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कपड़े अलग ढंग के पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषा अलग ढंग की बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका, उनकी विश्व दृष्टि, नजरिया एक ही है। एक बात थी। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, वो क्या था, ये जो 5 सोवियत मध्य एशिया के गणतंत्रों की बात मैंने कही ना, इनकी आबादी कितनी, मुश्किल से 7.5 करोड़, सवा 7 करोड़, सबकी मिला 5 देशों में। और क्षेत्रफल भारत से 1.25 गुना बड़ा है। इन देशों में मैं जाता हूँ, 500-500 किलोमीटर तक कार से जाते हैं, रास्ते में एक झोपड़ा नहीं दिखाई पड़ता, एक आदमी नहीं दिखाई पड़ता। वहां जाके लगता है कि भाई भारत में तो मन लगा रहता है। जगह जगह चाय की दुकानें, खाने की दुकानें और दूसरी दुकानें, लोग बाग तरह तरह के कपड़े पहने हुए, कहीं रुक जाइए आप, वहां तो कुछ भी नहीं है, नहर ही नहर है, जंगल ही जंगल है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। वहां लोहा, चांदी, सोना, तांबा, यूरेनियम भरा, गैस, तेल। अफगानिस्तान में एक आमू दरिया है जिसका वेदों में नाम है वक्षु सरिता, वेदों में नाम आया उसका वक्षु सरिता। उस आमू दरिया 1100 किलोमीटर की है, उसके किनारे किनारे में घूमा कार से। तो वो जो मेरा ड्राइवर था, ये मैं आपको 52-53 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, ड्राइवर ने सिगरेट पी के और ये माचिस की काड़ी फेंकी एकदम, हाँ एकदम गाना। मैंने यार ये क्या, कोई कागज पड़ा होगा या सूखी घास पड़ी होगी। तो मैंने उससे पूछा फारसी में कि क्या घास है, कागज है, तो बोलता है नहीं सर, गाजस्त, इंजा गाजस्त। तो मैंने कहा फारसी में गाज शब्द तो कुछ होता नहीं, गाज क्या होता है, सुना ही नहीं मैंने कहा। तो काबुल लौट के मैंने पूछा हमारे जो मुझे पढ़ाते थे प्रोफेसर साले साहब कि इन, हाँ, लफ्ज गाज इसका क्या अर्थ क्या है। तो बोले गाज वो ड्राइवर है, वो बेपढ़ा लिखा है, गैस को गाज बोलता है। बोले वो गैस बोल रहा होगा आपको। फिर कहा हाँ, वो काड़ी फेंकी तो गैस एकदम इतनी गैस वहां। तेल का हाल नहीं गई, तेल खोदने के लिए कोई 1500 गज नीचे नहीं खोदना पड़ता, सब भरा हुआ है। और मैंने तो ऐसी ऐसी चमत्कारी जगह देखी है। गैस तुर्कमेनिस्तान की इतनी सस्ती है कि अगर वहां से पाइपलाइन चल जाए तो जिस सिलेंडर के 800-900 रुपए आप भारत में देते हैं, ये 80-90 रुपए मिलने लगेगा, इतनी गैस भरी पड़ी। अभी जो संकट है यूक्रेन वाला, इसमें भी जो दबे हुए हैं यूरोप के राष्ट्र, अमेरिका कुछ भी बोलता रहे, यूरोप के राष्ट्र उतनी सख्त बात नहीं बोल रहे यूरोप की, क्योंकि उनकी लगभग 50% गैस रूस से जाती है। अगर हम इन 16 देशों को जोड़ ले तो तुर्कमेनिस्तान की गैस हमको मिलने लगेगी। तुर्कमेनिस्तान से 20 साल पहले हमने समझौता किया था, तापी एग्रीमेंट किया था। यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी, 4 अक्षर हैं इसमें। तापी एग्रीमेंट अगर आज तक कारगर हो जाता है तो चमत्कार हो जाता है। बेनजीर भुट्टो जब पहली बार प्रधानमंत्री मिली तो नरसिंह राव जी ने मुझसे कहा, पहली बार या शायद दूसरी बार बनी थी,
तो नरसिंह राव जी ने मुझसे कहा कि आप अगर बेनजीर से मिलो तो उससे कहना ये अड़ंगा नहीं लगा है, हामिद करज़ई तो आने देगा, पाकिस्तान अगर आने दे गैस की लाइन तो कमाल हो जाएगा। तो बेनजीर से मैंने कहा कि बहन जी, हम आपको $8 मिलियन बिना कुछ किए दे देंगे। हमका वो पूछने लगी कैसे दे देंगे, हमका बस आप वो पाइपलाइन गैस की आने दीजिए। हाँ, तो बोले अच्छा अच्छा $8 मिलियन उस जमाने में 30 साल हो गए करीब। अच्छा $8 मिलियन, मैंने कहा $8 मिलियन कुछ भी नहीं है, आपको उससे भी बड़ी चीज मिलेगी। बोले क्या, हमका आपको हम एक चाबी देंगे, हाँ वो चाबी आप उल्टी घुमा लीजिए, हमारे सारे चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे, हमारी कारें चलना बंद हो जाएगी, हमारी रेलें चलना बंद हो जाएगी। वो जो गैस आएगी तुर्कमेनिस्तान से, उससे पूरा हिंदुस्तान चलने वाला है, आपको हम ये लीवरेज देंगे। तो बोले आप मुझे फुसला रहे हैं। इनका बहन जी फुसला नहीं रहा, आपका इतना कल्याण होगा कि आप कश्मीर अश्मीर भूल जाएंगे, आपका ये पख्तून जो झगड़ा है ये नहीं पड़ जाएगा, ये सिंधी बगावत करना छोड़ देंगे, इतनी मालदार हो जाएगा पाकिस्तान कि लोग अपने काम धंधे में लगेंगे, फालतू की चीजों में समय खराब नहीं करेंगे, आपका फौजी खर्चा बचेगा। इससे फौज पे कितना पैसा बर्बाद करते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा बजट में फौज पे होता है, इनका सब बच जाएगा। भारत से आपके संबंध इतने मधुर हो जाएंगे, हम आप पर निर्भर हो जाएंगे, आप हम पर निर्भर हो जाएंगे। उस बेचारी को फिर थोड़े दिन बाद फौजियों ने तख्ता पलट करके हटा ही दिया। तो मेरा आपसे कहना ये है कि विदेश नीति में अगर इस तरह की पहल हो तो भारत चमत्कार कर सकता है। यानी अगर गैस की पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से चल के नेपाल तक चली जाए और बांग्लादेश तक चली जाए तो पूरे दक्षिण एशिया के अंदर चमत्कारी प्रगति हो सकती है। यूरोप से हम कहीं आगे निकल सकते हैं, इतना माल मत्ता इन सारे देशों में भरा हुआ है, उसको कौन करेगा। आप लोग जब पढ़ के निकलें और थोड़ा अनुसंधान करें, थोड़ा रिसर्च करें और हमारे अखबारों में लिखें, हमारे टीवी चैनल्स पे बोलें, हमारी सरकारों पे दबाव डालें, तो सरकार में कोई सारे लोग लापरवाह बैठे हो ऐसा नहीं, उनको कोई थोड़ा सा सुई चुभने वाला होना चाहिए। देश सांसद चुप होते रहते हैं, संसद में विरोधी लोग भी बोलते रहते हैं, लेकिन विरोधी लोग आलोचना करते हैं, ठोस सुझाव नहीं देते। ठोस सुझाव तो आप लोग दे सकते हैं, एकेडमिक लोग दे सकते हैं, प्रोफेसर लोग दे सकते हैं, पत्रकार लोग दे सकते हैं। कभी कभी पिन चुभाना है तो वो भी चुभा दीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, सब अपने ही लोग हैं, सरकार किसी की भी हो, थोड़ा सा पिन भी चुभा दीजिए, लेकिन भाई उनको दृष्टिकोण देगा, आप लोग देंगे, विद्वान लोग देंगे। तो मैंने क्या किया है कि अभी 6 साल से 7 साल हो गए, बल्कि जो सार्क है वो ठप पड़ा हुआ है। आपको पता हो पिछले 7 साल से 2014 के बाद 8 साल होने आ गए, आज तक उसकी कोई बैठक ही नहीं। क्यों नहीं हुई? जब ये पुलवामा वगैरह का हुआ था उसके भी पहले पाकिस्तान ने 2 बार हमारे जम्मू कश्मीर के इलाकों में आक्रमण कर दिया, बमबारी की थी, और हमारे कई जो प्रशिक्षण के अड्डे थे फौज के उनमें आग लगवा दी थी। तब से हमारी सरकार ने बहिष्कार किया। जो सार्क का चार्टर है उसमें नियम ये है कि अगर एक देश भी असहमत है तो सार्क की बैठक हो नहीं सकती, सम्मेलन नहीं हो सकता है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, और भी देशों ने, भूटान ने और भी कई देशों ने बराबर विरोध किया, श्रीलंका ने भी किया, तो कोई बैठक होती नहीं। 7 साल 8 साल हो गए, साल बिल्कुल ठप है। तो अब मैंने एक नया संगठन बनाया है, उसका नाम रखा है जन दक्षेश, पीपुल सार्क। अगर सरकारें आपस में किसी वजह से सहमत नहीं है, लड़ती रहती है, तो हमको विदेश नीति मजबूत करने के लिए जनता से सहयोग करना चाहिए। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और सब पड़ोसी देशों में सब लोग ऐसे हैं कि जो सहयोग करना चाहते हैं, उसमें से कुछ लोग विरोध भी करते हैं। अब जैसे भारत का सबसे ज्यादा विरोध होता है पाकिस्तान। भारत का विरोध आप ये मत समझिएगा कि नेपाल में हिंदुओं की बहुसंख्या है तो वहां विरोध नहीं होता है, वहां कई बार पाकिस्तान से भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो भारत का सबसे ज्यादा विरोध करता है
उसको नेपाली लोग सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मानते हैं और चुनाव जीतने के लिए कई बार जबरदस्ती, कोई तर्क हो या ना हो, कारण हो या ना हो, भारत को गालियां देना नेता लोग शुरू कर देते। तो भारत का विरोध उनके वोट लाने की बहुत बड़ी कुंजी है। नेपाल में भी होता है और बांग्लादेश में भी आजकल शेख हसीना को गिराने के लिए जो दूसरी पार्टी है वो भारत को खूब गालियां देती रहती। तो ये तो राजनीति का हिस्सा है, इसमें हमको बुरा नहीं मानना चाहिए, इसको चतुरता से सब हैंडल करना चाहिए और करते हैं। हमारे पड़ोसी देशों में, श्रीलंका में भी यही हाल है। श्रीलंका में कई बार मेरा जाना हुआ, वहां के एक प्रधानमंत्री थे बड़े प्रसिद्ध, प्रेमदास जी। प्रेमदास जी का एक ही काम था, निरंतर भारत को कोसते रहना। प्रेमदास जी से कई बार मेरी बात हुई, तो बातचीत में तो वो बड़ा भारत के प्रति, भगवान बुद्ध का देश है आदि आदि बहुत ही प्रेम की बात करते थे, लेकिन जैसे अखबार वाले आए, टीम चैनल, वो कोसना शुरू कर। तो इससे हमको घबराना नहीं चाहिए। सब देशों में भारत के प्रति असीम प्रेम है। उस प्रेम को जोड़ के अगर हम बड़ा काम करें तो यूरोपियन यूनियन से बड़ी ताकत हम खड़ी कर सकते हैं। इस मायने में मुझे बड़ी खुशी है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी अच्छी पहल की है। उन्होंने ये पांचों जो मध्य एशिया के राष्ट्र, जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पहली बार उनके विदेश मंत्रियों को भारत बुलाया। आज तक किसी ने नहीं बुलाया। मैं रोज लेख लिखता हूँ, सब पढ़ते हैं। उन लेखों में मैं बराबर ये तर्क देता रहा हूँ, इन देशों से हम संपर्क करें। उसके बाद, उसके पहले अजित डोभाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, पुराने मित्र हैं, उन्होंने वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बैठक। उसके बाद 26 जनवरी पर उन पांचों देशों के राष्ट्रपतियों को नरेंद्र मोदी ने भारत में 26 जनवरी के अवसर पर बुलाया। ऐसा कभी नहीं हुआ। 2013 में जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और मैं, हम लोगों का भाषण हुआ। उस भाषण में 2013 में मैंने नरेंद्र भाई को कहा था कि आपको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और भाई, आप जब बन जाओ तो पहला काम ये करना कि अपने शपथ विधि समारोह में इन 16 देशों के नेताओं को बुला लेना। तो आधी बात नरेंद्र भाई को समझ में आई मेरी, क्योंकि अफसरों का इतना रहता है सलाह मशवरा में दबाव कि नेता ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। फिर भी नरेंद्र मोदी ने पहल की और उन्होंने अपनी शपथ विधि में दक्षिण एशिया के 8 राष्ट्रों को निमंत्रित किया है। पहली बार हुआ है, बड़ी बात। अब उन्होंने जो पहल की उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ कि मध्य एशिया के लोगों को भी बुलाया हो। अगर इन सबको जोड़ के हम विदेश नीति को अपनी आगे बढ़ाएं तो हम बहुत काम कर सकते हैं। अब मैं 5 मिनट आपसे यूक्रेन के बारे में बात करता हूँ। अभी 1:15 बज गया है, मुझे 1:30 बजे तक इंदौर पहुंचना था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा विलंब होने दीजिए। यूक्रेन के बारे में मैं ऐसा समझता हूँ कि भारत की नीति बहुत संतुलित और बहुत व्यवहारिक है। अगर हम रूस का अंध समर्थन करते हैं तो सारी दुनिया में भारत की बड़ी बदनामी है कि एक देश पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है और हम उसका समर्थन कर रहे हैं। हमने रूस का समर्थन नहीं किया है, लेकिन हमने रूस का विरोध भी नहीं किया है। और विरोध नहीं किया, ये अपने आप में बड़ी उदारता है, क्योंकि यूक्रेन ने जब मौका पड़ा है तब हमारा विरोध किया है। जब कश्मीर का मामला हुआ तो यूक्रेन ने हमारे खिलाफ वोट किया। जब पाकिस्तान का मामला उठता है तो यूक्रेन हमारा विरोध करता है। जब परमाणु परीक्षण का मामला हुआ था तो यूक्रेन ने हमारा विरोध किया। कई जगह यूक्रेन ने कोई लिहाजदारी दिखाई नहीं, जबकि यूक्रेन का पेट भरने का काम हम कर रहे हैं। हमारे 20,000 विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं, उनके कई विश्वविद्यालय हमारे दम पर चल रहे हैं। उनके प्रोफेसरों की, उनके कर्मचारियों की तनख्वाह कहाँ से आ रही है? वो भारतीय पैसा वहां लग रहा है, डॉलर तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है।
हम डॉलर में पैसे स्थानीय मुद्रा में करा के उनको देते हैं। इसके बावजूद और हमने कभी यूक्रेन के खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं, न राजनयिक कार्रवाई की, न कभी हमने किसी तरह से उसकी संप्रभुता नष्ट हो उसके लिए कोई बयान दिया। लेकिन यूक्रेन हमारे खिलाफ काम करता है। तो भारत ने इस समय भारत का संबंध सोवियत संघ से तो है ही हमारा पारंपरिक। कश्मीर के सवाल पर खुश्चोव ने यहाँ 1955 में आके कहा था कि अगर आप पर हमला हो आप आवाज लगाइएगा, हम मास्को से सीधे आ जाएंगे। रूस ने हमारा बहुत साथ दिया, बांग्लादेश के समय साथ दिया, कश्मीर के समय साथ दिया। परमाणु प्रयोग जब हमने किया तब भी रूस ने हमारी निंदा नहीं की, जैसी अमेरिका और कनाडा ने की, जैसी जापान ने की। हमारे से लगभग संबंध विच्छेद जैसी स्थिति पैदा कर दी, उसने नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हम अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करें या हम कोई ऐसी बात के लिए झगड़ा मोल ले लें रूस से जिससे भारत के राष्ट्र हितों को कोई फायदा नहीं। इस मायने में हमारी नीति बिल्कुल सही है। लेकिन जिस बात का मुझे बड़ा अफसोस है वो ये है कि भारत से बड़ा कोई मध्यस्थ इस समय दुनिया में नहीं हो सकता यूक्रेन के साथ, क्योंकि बाइडेन से भी हमारा अच्छा संबंध और पुतिन से भी हमारा अच्छा संबंध, जेलेंस्की से भी हमारा संबंध। मैं महीने भर से रोज में लेख लिखता हूँ, मेरा लेख करीब 200 अखबारों में छपता है, रोज 7 भाषाओं में अनुवाद होता है, विदेशों में भी छपता है। महीने भर से लगातार मैं 5-6 बार लिख चुका हूँ कि भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाए। ये भूमिका जापान नहीं निभा सकता, जर्मनी नहीं निभा सकता, फ्रांस नहीं निभा सकता। हालांकि उन्होंने कोशिश की, बेचारा दोनों पक्षों से बात की, फ्रांस के और जर्मनी के नेता, लेकिन वो सब नेटो के सदस्य हैं। हम किसी भी सैनिक गुट के या उस तरह के सदस्य नहीं है। हालांकि हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला जो बना है चौगुटा, अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, उसके हम सदस्य हैं, लेकिन वो सैनिक गुट नहीं है। हम बंधे हुए नहीं है, किसी सदस्य हैं लेकिन बंधे हुए नहीं है, गुलामी नहीं कर रहे। हम मध्यस्थता कर सकते हैं, हमारी बात दोनों पक्ष सुन सकते हैं। लेकिन हमारे नेता चुनावों में व्यस्त रहे, वो भी जरूरी था। चुनाव में अगर हार जाए तो फिर नेतागिरी गई। तो वो व्यस्तता के बावजूद हमारे विदेश मंत्रालय को चाहिए था कि हम पहल करते। लेकिन मुझे खुशी है कि अब पिछले 3-4 दिनों में तो पहल हुई है। नरेंद्र भाई ने जेलेंस्की से भी बात की है, बाइडेन से भी बात की है और पुतिन से भी बात की है। लेकिन का बरखा ये कृषि सुखानी, जब हमला हो गया, सारा मामला बिगड़ गया, ऐसी स्थिति में उसके पहले ही ये काम करना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी बहुत अच्छी स्थिति है। अगर नरेंद्र मोदी प्रयत्न करें, कोशिश करें, तो वो बातचीत करा सकते हैं। कल बेलारूस का प्रस्ताव आया था कि बेलारूस में दोनों पक्ष के लोग मिल जाएं और बात करें। जेलेंस्की ने मना कर दिया था यूक्रेन वाले कि बेलारूस आपके साथ नती है, वहां कोई मीटिंग नहीं करेंगे। लेकिन आज सुबह की खबर है कि मान गए। तो अब बातचीत कराने का काम भारत करे तो भारत वही काम कर सकता है जो कोरिया में किया था, जो स्वेज नहर के समय किया था। भारत के नेतृत्व सारे विश्व के अंदर भारत कितना गरीब था उस वक्त, आप सोचिए। अपने गेहूं के लिए भिक्षा पात्र फहराते थे उस जमाने में जवाहरलाल नेहरू ने वो काम किया। और नरेंद्र मोदी अभी जवाहरलाल नेहरू से बेहतर स्थिति में। भारत अब एक छोटी मोटी महाशक्ति बन गया है। एशिया में तो इस समय चीन के बाद भारत ही महाशक्ति है। भारत चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकता है, उसको करना चाहिए। भारत की विदेश नीति के और भी कई अंग हैं, उन पर आज स्पर्श नहीं करूंगा, समय की कमी है। लेकिन आपके सामने यही 2 प्रमुख बातें, यूक्रेन और भारत की नीति, जिसका मैं बहुत ही बारीकी से दृष्टि रख रहा हूँ जिसपे, और जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ कि कुल मिलाकर हमारी नीति बहुत अच्छी रही है। अब उसको और उपयोगी बनाना हमारा धर्म है। और जो दक्षेश जन दक्षेश मैंने शुरू किया है
उसके बारे में मैंने आपको बताया कि भारत को महाशक्ति कैसे बनाना। उसका वही एकमात्र उपाय है कि बिना झगड़ा झंडा किए हुए, बिना फौज में ज्यादा खर्च किए हुए सबकी समृद्धि करना, सबको साथ लेना, सबका विकास करना और भारत को महाशक्ति बनाना, ये हमारी विदेश नीति का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी, आपके मुख्य उद्बोधन हेतु। और वो निश्चित ही हम सबके लिए प्रेरणादायी है, साथ ही मार्गदर्शन भी हमें मिला, और न केवल हमें बल्कि उन्होंने आज के इस राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आवश्यक है उसके लिए उन्होंने न केवल संकेत दिया बल्कि स्पष्ट तरीके से ये एक संवाद स्थापित करने के लिए और भारत की भूमिका क्या हो सकती है वर्तमान संदर्भ में, उसके ऊपर भी आपने बड़ा स्पष्ट अपने विचार रखे। क्योंकि समय की कमी रही है इसलिए मैं माफी चाहता हूं हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों से, डॉक्टर अनूप कुमार जग्गी जी से, डॉक्टर चंद्रकांता मैडम से और डॉक्टर स्मिता व्यास मैडम से, कि आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। और डॉक्टर वैदिक जी चाहते थे कि वो यहाँ से 1 बजे के आसपास इंदौर के लिए प्रस्थान करें, किंतु उन्होंने फिर भी हमें समय दिया, इसलिए हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे विश्वविद्यालय में आकर हमें उद्बोधित किया। हम सब कर्तव्य से आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही मैं आभारी हूँ हमारे विशिष्ट अतिथियों का कि उन्हें अपनी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर की है, और हमारे माननीय कुलपति महोदय का कि उन्होंने अध्यक्षता कर आज का इस राष्ट्रीय सेमिनार जो है वो एक प्रारंभ किया है। उनके कार्यकाल का एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य रहा है यहाँ पर कि उन्होंने अपना प्रारंभ वर्तमान संदर्भ में भारत की विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय और उस पर भी आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को आमंत्रित करके यहाँ पर किया है। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ और साथ ही धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी सम्मानित संकाय सदस्यों का और हमारे बीच आमंत्रित प्रेस रिपोर्टर्स का और हमारे विद्यार्थी शोधार्थियों का, और साथ ही जो हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं यूट्यूब से, फेसबुक से और गूगल मीट से, आप सभी प्रतिभाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि समय की बहुत सीमा है, हमारे पास समय की कमी है और आदरणीय डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी को तुरंत निकलना है, इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि एक फोटो उनके साथ हो जाए, तो आप सब लोग यहाँ पर आ जाएं, उनके साथ हमारा एक फोटो हो जाएगा जिससे हमारी चिरस्थायी स्मृति बनी रहेगी। आप सभी आमंत्रित हैं फोटो सेशन। फोटोग्राफर जी आप थोड़ा एडजस्ट करवा दीजिएगा सही इसको।